जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान की, उस महान ज्ञान की जिसको समय के साथ या तो वो नष्ट हो गया, उसे हम प्रिजर्व नहीं कर सके, या जिसे विदेशियों ने लूट लिया और अपना ज्ञान बता करके पूरी दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों रामायण, महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्रों जैसे आग्नेय अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र आदि का जिक्र आता है। कई ऐसे अस्त्रों का जिक्र भी आता है जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि ये इस्तेमाल कर लिए गए होते तो पूरी की पूरी पृथ्वी का विनाश हो गया होता, इसलिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन ये सब विद्याएं समय के साथ लुप्त हो गईं और हमारे हाथों से चली गईं। ऐसी ही एक विद्या के बारे में मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आक्रमणकारियों से लगातार लड़ते लड़ते कई बार आक्रमणकारियों ने हमारे पुस्तकालयों, हमारी यूनिवर्सिटी जैसे तक्षशिला, नालंदा, इन सब को जला दिया था और हमारा ज्ञान सब उन्हीं के अंदर जल करके नष्ट हो गया था और आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान के बारे में पता भी नहीं चला। सिर्फ हम कुछ ग्रंथों में उनका जिक्र भर रह गया। वो कैसे बने थे, कैसे नहीं बने थे, आज हमें उसके बारे में कोई विवरण ही नहीं था। दोस्तों, रामायण में एक जिक्र आता है पुष्पक विमान का। आज से हजारों साल पहले जब रामायण की रचना हुई थी या रामायण का युद्ध लड़ा गया था, उस समय पुष्पक विमान भी हमारे पास था। यानी कि हमारे लोग जानते थे, कि हमारे पूर्वज जानते थे कि कैसे विमान बनाया जाता है और विमान उड़ भी सकता है। उस समय तक तो यूरोप ने, ग्रीक्स ने, यूनानियों ने और अरबियों ने उड़ने के बारे में भी शायद सोचा नहीं होगा। और रामायण युद्ध के हजारों साल के बाद भी वो लोग सिर्फ पंख लगाकर उड़ने के बारे में और अरबी एक उड़न चटाई के बारे में ही सोच रहे थे, ना कि एक प्रॉपर मशीन जो उड़ सके उसके बारे में। कुछ लोग इसे कपोल कल्पना कह सकते हैं कि रामायण का युद्ध कभी नहीं हुआ था, ऐसी कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, भगवान राम पैदा ही नहीं हुए थे, पुष्पक विमान था ही नहीं। यदि यह कल्पना भी थी तो वो हमने ही की, ना कि किसी अंग्रेज ने या किसी अरबी ने। लेकिन दोस्तों, आज मैं पुष्पक विमान के बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं बात करूँगा प्लास्टिक सर्जरी की। वो प्लास्टिक सर्जरी जिसने मॉडर्न विश्व में लोगों का जीवन बदला है। अगर किसी के हाथ कट जाए, शरीर का कोई अंग कट जाए तो उसको दोबारा जोड़ने का संभव बनाया है। किसी का चेहरा जल जाए तो उसको चेहरे को रिस्ट्रक्चर करना संभव बनाया है, ताकि वो सामान्य ज़िंदगी जी सके और ढंग से जी सके। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक कौन थे? आज अंग्रेज इसका पेटेंट लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये हमारी ज़मीन की देन है, ये हिंदुस्तान की देन है विश्व को। और पहले चिकित्सक प्लास्टिक सर्जरी करने वाले हमारे महान वैद्य श्री सुश्रुत जी थे। दोबारा नाम सुनिए, श्री सुश्रुत जी थे, जिन्होंने विश्व को प्लास्टिक सर्जरी दी थी। लेकिन क्योंकि हमारा ज्ञान का विकास अलग तरीके से था, चीज़ें अलग तरीके से चलती थी और मॉडर्न विश्व में हम उसे पेटेंट नहीं करा सके, और उसे अंग्रेजों ने अपना विश्व को एक महान उपहार के रूप में बताया और उसका पेटेंट करा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत प्रकाश जातिवाद के ऊपर भी डालूंगा कि किस प्रकार जातिवाद को अपभ्रंश किया गया और ऐसे दिखाया गया कि लोग बहुत ही ज़्यादा जातियों में बटे हुए थे, जबकि सच्चाई ये थी जातिवाद एक अलग व्यवस्था है और वर्ण एक अलग व्यवस्था थी। वो भी मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है हैदर अली के ज़माने से। आपको हैदर अली नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि हैदर अली कौन था। मैसूर का एक राजा था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 1780 से 1784 के बीच में कई युद्ध लड़े थे। इन्हीं युद्ध में लड़ने वाले अंग्रेजों में से एक कमांडर था कॉर्नेल कूट। कई युद्धों में परास्त होने के बावजूद भी जब अंग्रेज नहीं माने, तो एक युद्ध में कॉर्नेल कूट को पकड़ लिया गया और उसका अपमान करने के उद्देश्य से हैदर अली ने उसकी नाक काट दी। और नाक काटने के बाद हैदर अली ने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि उसकी नाक और एक घोड़ा देकर के उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा। कर्नल कूट ने यह पूरा सब कुछ एक डायरी में लिखा है, जो उसकी पर्सनल डायरी थी। कर्नल कूट वहां से भागता हुआ सीधा बेलगांव पहुंचा, जहां बेलगांव में उसे एक आदमी मिला। उसने उससे पूछा कि आपकी नाक कैसे कटी। इस पर कर्नल कूट ने कहा कि किसी ने उसे पत्थर मार दिया था, जिसके चलते उसकी नाक कट गई। लेकिन वैद्य तेज था, वह जानता था ये पत्थर की चोट नहीं है। वैद्य ने कहा कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे बेवकूफ़ मत बताओ, मैं वैद्य हूँ और मुझे सच बताओ ये नाक कैसे कटी है।
तो कर्नल कूट ने बताया कि ये नाक आपके राजा ने काटी है। वैद्य ने पूछा कि मेरे राजा ने क्यों काटी है? कर्नल कूट ने कहा कि क्योंकि मैंने उस पर अटैक किया था, उसने मुझे हरा दिया और अपमानित करने के उद्देश्य से उसने मेरी नाक काट दी। इस पर वैद्य ने कहा कि तो आप इस कटी हुई नाक को लेकर ही अपने देश वापस जाओगे? तो उस अंग्रेज ने जवाब दिया कि क्या करूं, मजबूरी है। तो वैद्य ने उसको कहा कि अगर मैं आपकी ये नाक जोड़ दूं तो? कर्नल कूट को उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन ना देखते हुए कर्नल कूट ने उस वैद्य से कहा कि ठीक है, आप मेरी नाक जोड़ दीजिए। उस वैद्य ने उसकी कटी हुई नाक ली और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। उसने उसका इलाज किया और कुछ दिन के इलाज के बाद में 15-16 दिन के अंदर उसकी नाक ठीक से जुड़ गई। कर्नल कूट को उस वैद्य ने कुछ लेप और दवाइयाँ भी दी कि आप धीमे धीमे रोजाना की इसको मालिश करते रहना, नाक ठीक हो जाएगी। 15-16 दिन बाद वो अंग्रेज वहाँ से चला गया और 3 महीने बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होकर कर्नल कूट भाषण दे रहा था। भाषण देते हुए कर्नल कूट ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मेरी नाक कटी हुई है? इस पर यह देखकर सभी लोग बोले कि नहीं, आपकी नाक तो ठीक ठाक है। तो फिर उसने यह पूरी कहानी अपनी पार्लियामेंट में सुनाई, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में आज भी मौजूद है। अंग्रेज उसकी इस कहानी को सुन करके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इस विद्या को सीखने की ठान ली। उसके बाद अंग्रेजों का एक दल उस गांव को ढूंढते हुए, उस वैद्य को ढूंढते हुए पाया आया और उसने उससे वो विद्या सीखने के लिए गुजारिश की। वैद्य उस विद्या को सिखाने के लिए तैयार भी हो गया। उन्हीं अंग्रेजों में थॉमस क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था जो भारत से प्लास्टिक सर्जरी सीख कर गया था। अंग्रेजों ने पूछा उस वैद्य से कि तुम ये सब कैसे सीखते हो? तो उस वैद्य ने बताया कि हमारे यहाँ पर गुरुकुल चलते हैं और उन गुरुकुलों से ही हम ये विद्या सीखते हैं। फिर अंग्रेजों ने उन गुरुकुलों का रुख किया और वहाँ पर दाखिला लिया, विद्यार्थी में भर्ती हुए और यह विद्या सीखी। जब वो अंग्रेज भारत से इंग्लैंड इस विद्या को सीख कर गए तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की। और जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सर्जरी सीखी थी, उन्होंने अपनी डायरिया भी लिखी। एक अंग्रेज अपने डायरी में लिखता है कि जब मैंने पहली बार भारत में प्लास्टिक सर्जरी सीखी तो वह गुरु जिससे उसने वह सर्जरी सीखी थी वह नाई जाति का व्यक्ति था। दोस्तों, इससे पता चलता है कि नाई जाति का काम सिर्फ बाल काटना ही नहीं था। नाई जाति अपने आप में बहुत बड़ी एक इतिहास समेटे हुए है, लेकिन शायद इतिहास को नाई भी भूल गए हैं और हम लोगों को कभी पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। उन्हीं अंग्रेजों की डायरी में जिक्र आता है कि इस विद्या में सबसे ज़्यादा पारंगत नाई और चर्मकार जाति के लोग ही थे, जिन्हें आज की भाषा में चमार कहा जाता है। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा था कि वो ये समझते थे या वो जानते थे कि चर्मकार जिसका काम चमड़ा सिलने का ही होता है, वो ज़्यादा अच्छा सर्जन हो सकता है। एक एक अंग्रेज जिसने नाई जाति के एक गुरु से यह विद्या सीखी थी, उसने लिखा कि 1792 की बात है। एक मराठा सैनिक के दोनों हाथ युद्ध में कट गए थे और वह उस वैद्य गुरु के पास कटे हुए हाथ लेकर आया और जोड़ने के लिए कहा। तो उस गुरु ने उस व्यक्ति का ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा था और वो ऑपरेशन उस अंग्रेज ने गुरु के साथ मिलकर बहुत सफलतापूर्वक किया। दोस्तों, उस अंग्रेज का नाम ही डॉक्टर थॉमस क्रूसो था। उसके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी और आने वाले समय में थॉमस क्रूसो जब यह प्लास्टिक सर्जरी सीख कर यहाँ से गया तो उसने इंग्लैंड में स्कूल खोला और इंग्लैंड में उसने इस विद्या को फैलाया और बाद में यह विद्या इंग्लैंड से पूरी दुनिया में फैली गई। दोस्तों, दुर्भाग्य से सारी दुनिया के सामने जो ज्ञान रखा जा रहा है उसमें प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल का तो वर्णन है, लेकिन विश्व ग्रंथों में उन वैद्यों का वर्णन अभी तक भी नहीं आया है जिन्होंने अंग्रेजों को यह प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी। लेकिन यहाँ दोस्तों मैंने बताया आपको कि नाई जाति के एक गुरु ने उस अंग्रेज को यह सर्जरी सिखाई थी। वह अंग्रेज लिखता है कि सबसे अच्छे गुरु नाई जाति और चर्मकार जाति के ही थे, क्योंकि ये चमड़ा सिलना भी जानते थे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ विद्या को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं था और हर व्यक्ति के लिए गुरुकुलों के दरवाजे खुले हुए थे। संभवतः दोस्तों बाद में देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति आई और वह पद्धति हमारे गुरुकुलों को ही टारगेट करने के लिए लाई गई थी, ताकि दोस्तों हिंदुस्तानी अपने इतिहास को भूल जाएं, अपनी सारी विद्याएं भूल जाएं, क्योंकि ना गुरुकुल रहेंगे, ना विद्या का ट्रांसफ़र होगा और लोग अंग्रेजों के हमेशा के लिए मानसिक और शारीरिक गुलाम बन जाएंगे। खैर दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।